आज हम आपके अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। जब 4 का अध्ययन करेंगे तो आपको लाइन टू लाइन ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीज है वो बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है आप जैसे कक्षा 9th की वीडियो देखे हो तो बीच में कक्षा 10th के भी आते होंगे और भी आते हैं। आप जब कक्षा 9th में पढ़ते हो तो इतना तो जानते हो कि यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट होती है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे तो आपको वहां लिखा हुआ आएगा मैथ्स क्लास 9। उस मैथ्स क्लास 9th के आप चेक करोगे तो आपको लाइन टू लाइन आपके ही वीडियो मिलेंगे और वो प्लेलिस्ट देखने से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ना 10th की वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा और आपको 9th की वीडियो पर आप ध्यान दोगे तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हम आपका वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जब दो चर की बात करा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण फिर क्या होता है। और एक चर से पहले ये मानो कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। अर्थात जैसे एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, अर्थात जो भी अल्फाबेट आती है उन सबको आप चरों के रूप में पढ़ सकते हो। और अगर मैं आपके सामने समीकरण लिख देता हूँ 3x + 4 = 0 और इसको आप देखने पर यह चीज पाओगे अल्फाबेट x का कितने x एक ही, कितने ही एक है, इसलिए कितने चरों का समीकरण है ये, इसलिए ये है एक चर का समीकरण। और जब ये एक चर वाला समीकरण है तो हमारे एग्जाम में कई बार आता है कि आप बताओ x का गुणांक क्या है, तो आप मुझे बताओ इसमें x का गुणांक कितना है, तो आप ये पाओगे इसमें x का गुणांक कितना है 3। अब हमारी जो प्रश्नावली वो ये कहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो चर क्या होते हैं। तो भैया मैं ये लिख दिया मैंने 2x + 3y = आप 4 लिख दो, 0 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये है। अब इसमें दो चर है, एक x और एक y, तो दो चरों वाला समीकरण हो गया। तो परीक्षा में कई बार आ जाता है कि x का गुणांक बताओ और परीक्षा में कई बार आ जाता है कि y का गुणांक बताओ। तो x का गुणांक कितना आ गया 2 और y का गुणांक कितना आया 3 सॉरी। ये तो वे चरों के समीकरण। इसके अलावा हमारे घातों के रूप में भी समीकरण आते हैं। कई बार आता है एक घात का समीकरण और कई बार आता है दो घात के समीकरण। तो एक घात का समीकरण वो होता है जिसमें एक घात होती है, जैसे ये सारे एक घात के समीकरण है। भले ही इसमें चर दो है लेकिन घात एक है। और अगर आपके द्विघात रूप में भी समीकरण आ सकता है, जिससे देखो 2x² + 3x और +4 = 0। इसमें कितनी घात है, इसमें घात है अधिकतम 2। तो ये समीकरण कितनी घात का समीकरण है, 2 घात का। अब हमारे पास आप जब पढ़ोगे तो पदों के रूप में विसरण आता है, समीकरण आते हैं। एक पद, द्विपद और बहुपद, जिसे हम कहते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिस समीकरण में एक से, जैसे ये 2 पदों का समीकरण, लेकिन चर इसमें 2 है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये एक चर में समीकरण है द्विघात का और बहुपद का, जिसमें मतलब 2 से अधिक पद है। इस प्रकार हमें इनका स्टेप टू स्टेप अध्ययन करना है। जब आप दो चरों के रैखिक समीकरण का आपको अध्ययन करो तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उनमें ये पाओगे कि जब चरों के समीकरण पढ़ते हैं तो आपको ये चतुर्थांश का ग्राफ का निरूपण करते हैं, ये समझ में आना चाहिए ये क्या होता है, x होता है, ये x डैश होता है तो ये क्यों होता है, ये y होता है तो ये y डैश में क्या होता है, यहाँ प्लस के होते हैं मान, यहाँ प्लस के होते हैं, या माइनस के होते हैं ये मान। इन मानों को हमें किस प्रकार समायोजित करना है ये हमारे कई बार कोर्स में आता है। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। अगर ये चीजें पता होगी तभी आपको कक्षा 10 में पढ़ने का आनंद आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब देखो ये समीकरण बात कर रहा है रैखिक समीकरण की, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि वे समीकरण जिसमें कोई जैसे घात नहीं होती या एक पद होता है वो सारे रैखिक समीकरण होते हैं। जैसे ये रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है कि नहीं। अब कई बार परीक्षा में आता है जब ये रैखिक समीकरण इसमें x का मान ज्ञात करो, और इस प्रकार के समीकरण में जब हमें x का मान ज्ञात करना तो आपको ध्यान रखना ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का होने के बाद में आपको x का मान ज्ञात करना है 2 किसमें गुणा में, और ये उधर जाएगा तो माइनस के। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार हमें सवालों को ध्यान में रखते हुए सरल करना है। आप इस प्रकार ध्यान रखोगे तो कभी और किसी प्रकार आपको बर्डन नहीं आएगा, ना ही कठिन चीज नहीं लगेगी।
अब हम इसकी एक एक चीजें पढ़ते हैं। अब रेखिक समीकरण देखो, कई बार द्विघात समीकरण होता है, उसका एक अलग तरीका होता है, लेकिन जब ये बात कर रहा है रेखिक समीकरण की तो ये चीज बहुत अच्छी लाइन कह रहा है जो हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? जैसे मैं लिख देता हूं 2x + 4 = 7, ये हमारा समीकरण मान लो। ये +4 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर्स में है, संख्या तो सरल हो जाती है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये 3। ये रेखिक समीकरण मानो, इस रूप में भी ले सकते हो और आप चाहो तो इसको इस रूप में भी ले सकते हो। लेकिन आप लेओगे तो एक चीज पता करोगे कि बराबर के इधर भी नंबर से बराबर के उधर भी नंबर। यह कह रहा है कोई भी समीकरण आता है उसके दोनों पक्षों में आप समान संख्या जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। आप चाहते हो तो 2x में आप 4 जोड़ोगे तो आपको दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, और आप चाहोगे ये नया समीकरण बना और बनने के बाद में अगर इनमें आप घटाते हो तो आपको दोनों तरफ घटाओगे, आपके इस समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एकदम वैल्यूएबल कंडीशन है। कई बार हमें इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उस समय हम कंफ्यूज होने का प्रयास करते हैं, हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं सोचनी, ये संभव चीज़ें। उसके बाद में कहता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्येतर संख्याओं से गुणा या भाग दिया जा सकता है। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 3x = 7, अगर आप चाहो तो दोनों तरफ 3 का भाग दे सकते हो और आप चाहो तो दोनों तरफ 7 का भाग दे सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि भाग आपको दोनों साइड देना पड़ेगा। एक साइड भाग देने से कभी भी प्रश्न समाधान नहीं होगा, ना ही इनका किसी प्रकार से सरलीकरण होगा। और गुणा का आता है तो कोई समस्या नहीं थी। कई बार हमें समीकरणों को बराबर करने के लिए, सरल करने के लिए बराबर इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये एक मैथ्स के रूल होते हैं। मैं जहाँ तक पढ़ता हूँ मैथ्स, और मैं बच्चों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी और किसी भी समय कभी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता है। अर्थात अगर आपको जोड़ना पड़ेगा तो दोनों साइड पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दोनों साइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा दोनों साइड देना पड़ेगा। अगर आप गुणा करते हो तो भी आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये हम अब तक जो चीज़ पढ़ रहे हैं, इस 2 चर वाले रेखिक समीकरण की बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब देखो, ये 9th क्लास में मैथ्स इतनी सरल है जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन क्या है बस वही चीज़ है कि मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि ये 9th है, ठीक है ना। हम इसको 9th को अपना लकी नंबर मान लेते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये समस्या हमारे 10 क्लास में जाते हैं तो एक पहाड़ का कार्य करने लग जाती है। क्यों करती है कि 9th में हम 0 के बराबर हो जाते हैं, जो कक्षा 8 में याद किया वो सारा इसमें भूलने लग जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल, और आपको समय देना है। वीडियो को एंड तक ज़्यादा से ज़्यादा देखो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी विषय मुझे पता आप कितना पढ़ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग, क्योंकि मेरे सामने बच्चे पढ़ते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 आपकी बुक का, और उदाहरण क्या कह रहा है कि ये समीकरण है हमारे पास, मान लो, चलो मान लिया, और इस समीकरण के रूप में बाकी सभी इक्वेशन है या समीकरण इनको लिखना है। तो आपको एबीसी के मान बताना। देखो, सबसे पहले ये समीकरण लो आप, और जब ये समीकरण लिया तो आपका 4.37 ये बाहर है। आप कोशिश करोगे इनको अंदर ले लो, बराबर 0 लो, क्योंकि यहाँ आप देखोगे ये बराबर में 0 है, तो आप अपने को यही कार्य करना है। अगर कोई भी नंबर बराबर के उधर आएगा, प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। अब देखो, ये ax की बात कर रहा है तो हमारे ये ax, तो बताओ a का मान कितना आ गया 2। ये by की बात कर रहा है तो b का मान कितना आ गया 3। उसके बाद में ये c की बात कर रहा है। देखो, ये इसमें प्लस और इसमें माइनस है, तो इस माइनस को इसमें प्लस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बस ये ही उत्तर है। बच्चे, और जो भी 9th क्लास में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे, वो ध्यान नहीं देते, गलती क्या कर देते हैं, इस माइनस को समझ नहीं पाते। ध्यान रखना, ये माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ सवाल में है ये जो माइनस है। यहाँ जब हमने सोल्व किया और ये आप गलती कर देते हो, ये हमें गलती नहीं करनी। अगला सवाल, अगले सवाल को आप ढंग से देखो। ये सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ x - 4 बराबर √का
3y। आप एक चीज नोट करोगे, ये √3y बराबर में है, तो क्यों नहीं मैं इसको अंदर लेकर आ जाऊं, और अंदर लाने के बाद में आपको क्या करना है कि ये देखो इसमें y आगे पीछे हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इस y को यहां लेकर आना है। क्यों लेके आ रहा हूं, लाना कोई जरूरी नहीं है, मैं इसलिए ला रहा हूं ताकि हम इस समीकरण के आसानी से तुलना कर सकें। x के बाद में y आएगा, y के बाद में c आएगा, नहीं तो मैं y का इधर से ला रहा हूँ, x का इधर लाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप जो अच्छे बच्चे वो ना पढ़ने वाले उनको समस्या आती। तो ये x दे रखा है, लेकिन यहाँ x अकेला ही है, तो जब कोई भी नंबर अकेला होता है इसका मतलब वो किससे गुणा होता है, 1 से। बताओ a का मान कितना आ गया, 1। अब आप ये चीज यहाँ नोट करोगे, ये देखो यहाँ b के साथ क्या है, b के साथ प्लस है, हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ माइनस है, तो b का मान क्या आ गया, माइनस का √3, और c का मान हमारे पास इसमें तो प्लस है, लेकिन हमारे यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, माइनस। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। 2 सवाल मैंने आपको बताया, ये 2वां सवाल आपको करना है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है। आप सोचोगे सरल 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 तो खुद ने कर लिए, कठिन कठिन हमें दे दिए, तो चलो लास्ट वाला मैं कर देता हूँ। ये 2x बराबर y है, तो आप कोशिश करो इस y को इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस हो गया, तो बराबर क्या आ गया, 0। तो आप यहाँ देखोगे x के गुणांक में क्या आ गया, 2, y के गुणांक में इससे देखोगे क्या आएगा, -1। यहाँ c का मान है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, भैया जब है नहीं तो लाएंगे कहां से, अपने आप ही 0 हो गया। तो आपको चिंता नहीं करनी है, इस प्रकार इसको सरलीकरण करना है। अब ये हमारी बुक के सवाल आ गए, तो आप ये पहला सवाल जो भी है, कितना भी कह रहा है आप इसको, ये समीकरण बनवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये बाद की चीजें जब हम ढंग से पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। और आप बोलोगे तो मैं तो भी बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है। ये कह रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी, ठीक है। तो नोटबुक कितनी है, x, और कलम की कीमत कितनी है, तो यहाँ तो आप लिखो कलम x और नोटबुक कितनी हो गई, y। तो ये कह रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, ये कलम की कीमत से इसकी 2 गुनी है, तो हमें गुणा करना है इसको, क्योंकि ये समीकरण हमें बराबर के रूप में करना है, ठीक है। नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दुगुनी है, तो हमें पता है। मतलब ये कह रहा है जैसे ये है, नोटबुक की कीमत, देखो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी है, 2 गुनी है, तो 2 गुनी हुई कि नहीं हुई। अब हमें इस 4 और 4 के बीच में लगाना बराबर कब होगा, जब ये 2 गुनी को यहां गुणा करेंगे, किससे, इससे, y से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। कई बार इस प्रकार के सवाल आते हैं, बच्चे गलत करते हैं कि 2 गुनी वो इसके आगे कह रहा है, देखो कलम की कीमत की 2 गुनी, तो हम क्या कर देते हैं, इस कलम को इसको गुणा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है। बड़ा ही ध्यान से देखना है। नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो हमें इसको बराबर करके करना है। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको ये दूसरा सवाल कराया कि आपको ABC का मान देना, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, आप ये सारे करना। जैसे दूसरा सवाल मैं कर देता हूँ, x - y बटा 5 - 10 बराबर 0। आप इसकी तुलना करो इससे, और इससे तुलना आप करोगे तो ये पाओगे कि ये देखो a का मान कितना आ गया, ये 1 से, a का मान 1। इससे आप तुलना करो, देखो 5 नीचे, ये ध्यान रखना, हम भूल जाएंगे। तो -1/5 और c का मान आ गया -10। इस प्रकार हमें इसको सरल करना है। हो सकता है ये सवाल आपको सरल लगा हो, तो अपन और ले लेंगे। जो आपको कठिन लगता है बताओ कौन सा लगता है, कोई सा भी, जैसे ये ले रहे हैं, y - 2 बराबर 0। आप यहाँ पाओगे कि यहाँ x नहीं है, और तुलना इससे करनी है, तो x का मान, सॉरी 1 का मान क्या आ गया, 0, b का मान कितना आ जाएगा, 1, और c का मान कितना आ जाएगा, -2। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार स्टेप टू स्टेप हमें पढ़ना, तब आनंद आएगा। ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गई आपकी। अब आगे आपको पढ़ना है। आगे जो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे, और इस चीज का हमें बहुत अच्छा अभ्यास भी करना है। आप इसको इजी वे में नहीं ले सकते, क्योंकि ये इजी सवाल नहीं। ये कह रहा है ये समीकरण, इसका आपको हल करना है।
हल करना है तो कैसे करना है, और जब हल करोगे तो इनके उत्तर कितने आएंगे। अब देखो, हमें इसे ही लेकर हल करना है और कोई आइडिया नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, अपने दिमाग से, और दिमाग का प्रयोग यहाँ करना जरूरी है, क्योंकि कक्षा 10 में आपको ऐसा कैसा दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाकर एक टेबल बनानी है, टेबल बनाकर हमें एक ग्राफ का निर्माण करना है। इसलिए यहां पर आपको दिमाग लगाना जरूरी है। अब देखो आप ध्यान से, सबसे पहले मुझे x का मान भी रखना है और y का मान भी रखना है। तो देखो, मान लो अगर मैं x का बराबर लिख दूं 4 और y के बराबर रख दूं 1, तो यहां रखूंगा, और मुझे ये बराबर 6 प्राप्त होने चाहिए। 6 प्राप्त होंगे तभी मेरा उत्तर सही आएगा, अन्यथा उत्तर नहीं आएगा। तो देखो, ये 4 हो गया, ये प्लस 2, ये y का मान 1 बराबर 6। 4 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 6। 6 बराबर 6 आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये मैंने जो उत्तर रखा पहला वो सही। और क्या तरीका होगा, अगर मैं x का मान रख दूं 0 और y का मान रख दूं 3, ये सही होगा कि नहीं होगा। चलो भाई चेक करो। तो आपका समीकरण x की जगह 0 रख दिया और y की जगह कितना रख दिया, 3 बराबर 6। तो 0 का 0, 2 को 3 से गुणा किया कितना आया, 6। तो 6 बराबर 6। इसका मतलब ये भी क्या है, सही। और क्या रख सकते हो आप, आइडिया लगाओ। और मैं क्या कर देता हूं, देखो, और मैंने कर दिए, x का मान रख देता हूं मैं 5, सॉरी x का मान रख देता हूं 10 और y का मान रख देता हूं मैं -2। देखो ध्यान से रखना ये। तो देखो यहां रखो, 10 प्लस 2 और -2 बराबर 6। तो 10 का 10 आ गया, और ये -4 और बराबर 6। प्लस और माइनस को गुणा करोगे तो आप क्या पाओगे, माइनस। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपना दिमाग लगाकर, आइडिया लगाकर इस प्रकार के बहुत सारे मान रखकर उत्तर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये रखना आना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे माइंड इसी प्रकार काम आएगा। देखो जैसे इसने रख दिए x बराबर 2 और y बराबर 2, ठीक है, और x बराबर 2 और y बराबर 2 रखा, अच्छा आया कि नहीं है, ये तो हमने रखा ही नहीं। आप ये भी रख सकते हो। मैं तो कह रहा हूं आप अनंत मान इस प्रकार अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे, कोई फिक्स हल नहीं होंगे। अब देखो, यह कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण के 2 ही हल ज्ञात करो। ये हमने कंडीशन दे दी इसने। अगर ये कहता कितने हल होंगे तो बोलो बताओ कितने होंगे, बहुत सारे हो सकते, लेकिन ये कह रहा है भाई साहब ज्यादा को नहीं, आपने तो 2 ही हल चाहिए। तो मैं सवाल ये दे रहा हूं, अब ये सवाल हम कर रहे हैं, तो आपको पता उत्तर किसके बराबर आना चाहिए, 12 के। तो यहां पर भी आपको रखना है, यहां पर भी रखना है। तो बोलो क्या रखोगे आप। और जैसे मैं x का मान रख देता हूं 3 और y के मान क्या रख रहा हूं, 0। जब 3 रख रहा हूं तो 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 0 बराबर 12, और 4 3 कितना हुआ, 12। 12 बराबर 12 आया कि नहीं आया, ये सही। मैं एक परिवर्तन और कर देता हूं, x बराबर 0 लिख देता हूं, y बराबर क्या लिख देता हूं, 4। तो 4 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 4 बराबर 12। तो ये 0 से 0, ये 12 बराबर 12। तो बोलो 2 मान आपने ले ली कि नहीं ले ली। आप और भी ले सकते हो, जब माइनस के डीप में भी आप जा सकते हो। जिस तरीके से आप जाओ उस तरीके से इनके मान निकाल सकते हो और अनंत मान प्राप्त होंगे। ये मान और ये मान आपको अपने दिमाग से निकाल सोल्व करना। जैसे ये मैं करवा देता हूं, तीसरा मैं करा देता हूं, 3y प्लस 4 बराबर 0। आपको इसको इस प्रकार सरल करना है कि इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हो सकता है ये बटावा में आए, सीधा तो आएगा नहीं। तो पहला तो क्या करना है, इसको, ये एक ही चर में समीकरण है, ये सारे समीकरण दो चरों में थे। तो आप क्या करो, जब एक ही चर में होता है तब उत्तर की अलग कंडीशन हो जाती है। तो ये y उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। देखो इसमें x और y 2 थे, तब कंडीशन बनती है तो बहुत सारे मान है, लेकिन यह x नहीं y है, इसलिए इसका एक ही मान आएगा। और मान आने की मुझे लगता नहीं है कि कहीं से आपको मान प्राप्त होगा, ये एक ही मान प्राप्त होगा और ये इसका एक ही हल होगा। ठीक है, अब देखो
हमने इतनी देर क्या पढ़ा उसका पूरा विश्लेषण यहाँ हो रहा है। सबसे पहले चीज तो ये 4 नंबर सवाल वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। हालांकि है इसमें कुछ नहीं, ये कह रहा है कि भैया के का मान ज्ञात करो जब ये है। तो हमारा सवाल क्या है, ये एक्स का मान कितना है 2, यहाँ रख दो। वाई का मान कितना है 1, यहाँ रख दो। तो मुझे बताओ 2 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, और 4 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा 7। के का मान कितना आया, बोलो सरल होगा कि नहीं? इस प्रकार ये सरल होगा, कोई कठिन वाली चीज नहीं। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो हम आगे इसको और कैसे सरल करते हैं। अब दूसरा सवाल लेते हैं। ये कह रहा है कि इस समीकरण में आपको इनमें मान रखने हैं और कौन सा बराबर उत्तर लेके आ रहा है। जैसे x माइनस 2y बराबर 4, इसमें क्या रखना है, इसकी जगह रखना 0 और y की जगह रखना 2 बराबर 4। यहाँ तो आ गया -4, यहाँ क्या आया 4। क्या उत्तर सही है? नहीं। तो पहला उत्तर क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या है, 2 और 0 रखना इसमें, ये x माइनस 2y बराबर 4। तो ये आ गया 2 माइनस 2 के 0 बराबर 4। क्या 2 बराबर 4 होगा? अरे एक्टिव रहो, एक्टिव नहीं होगा। अब आप रखो ये 4 x माइनस 2y, ये 4 रख दिया, ये 2 की जगह 0 रख दिया बराबर 4। तो बोलो 4 बराबर 4 आया कि नहीं आया? ये सही होगा। इस प्रकार हमें इन सवालों को सरल करना है, माइंड लगाना है, लगाकर सरल करना है, किसी चीज़ को इजी नहीं लेना है और अच्छे से हमें इनको अध्ययन करके सरल करना है। ये हो गया, ये हो गया। प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताए कि कैसे हल ज्ञात करते हैं, नहीं बताया क्या? भूल गए इतनी देर में? x की जगह भी रखना है और y की, जैसे x की जगह रख रहे हो आप 2, y की जगह कितनी रख रहे हो 3। तो 2 को 2 से गुणा करके प्लस 3 बराबर 7। 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, और 4 3 कितना जोड़े 7। यह तो आ गया 1। और कैसे रखोगे? और भी हमारे पास उपाय है। x का मान 1 रख देंगे और y का मान कितना रख देंगे 5। तो यहाँ रखो, सॉरी कहाँ गया वो, ये रहा 2x प्लस वाई बराबर 7। तो ये रख दिया 1, ये रख दिया 5, 2 को 1 से गुणा किया 2 और प्लस 5, 7 बराबर 7। 2 में रख दिया। आप इस प्रकार बहुत सारे मान रख सकते हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये 2 चरों का समीकरण है, इसमें 2 हल तो है नहीं। ये मेरे हिसाब से अपरिमित रूप से अनेक इसके हल हो सकते हैं, क्योंकि आप मान रखो और रखोगे जितनी 8 9 10 से बढ़ते रहेंगे, ठीक है कि नहीं है? इस प्रकार हमारे ये चारों सवाल हो गए। और ये आपकी जो प्रश्नावली वो है 4.2। कौन सी है? 4.2। और 4.3 होगी हमारी ये आखिरी प्रश्नावली है। इसके बाद में हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें इनका संपूर्ण रूप से बची हुई चीज़ों का अध्ययन करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स का अध्ययन करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि जब कक्षा 10 में आओगे तो आप मेरी आवाज़ से ही म्यूचुअल हो जाओ, पढ़ने में आपको हर वर्ड समझ में आए। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं लगातार और कामयाब भी हो रहे हैं और हमारे से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। मैंने ये विश्वास किया कि बहुत बच्चे टाइम दे रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। आपको इसका आलेख बनाना है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आलेख यानी होता है ग्राफ, और जब भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा कक्षा 10th में और 9th में भी बनाना पड़ सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x और y के मान निकालने पड़ेंगे। मेरी एक कोशिश रहती है कि जब भी आप x y की टेबल बनाओ, एक तो कभी आपके उत्तर पॉइंट में नहीं आने चाहिए, ना तो लो ना आए। आप नंबरों की संख्या आगे पीछे बढ़ा सकते हो। जैसे देखो ये सवाल है आपके सामने, आपको जब भी इसको करना है तो एक मान को इधर लेकर आओगे और एक मान को आप उधर भेजोगे। ये आपको ध्यान रखना। जरूर नहीं आप y भेजो, आप उधर x को भी भेज सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब आपको क्या करना है, यह मान रखना। यहां रख दिया मैंने 1, किसका रखा, y का। 7 में से 1 कितना आया 6। अगर मैं यहां रख देता हूं 2,
कितना आएगा 5। अगर मैं रख देता हूँ यहाँ 3 कितना आएगा 4। अगर मैं रख देता हूँ 4 कितना आएगा 3। अगर मैं रख देता हूँ 5 कितना आएगा 2। बोलो मान आए कि नहीं आए? इतने मान आते हैं। ठीक है, अब आपको इनको सरल करना है, और जब सरल करो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किस प्रकार इनका ग्राफ बनाना है। जब भी ग्राफ बनाओ आपका पहला कार्य ये होना चाहिए कि आपसे 2 एकदम सीधी इस प्रकार की लाइनें खींचो। ठीक है, और लाइन खींचने के बाद में आपका कार्य यह होना चाहिए, यहां लिखना है आपको ये मैं लिख दिया x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब आप यहां देखो, मैंने यहां देखा कि अधिकतम नंबर मेरे 6 है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर भी आप लिख दो 2 3 4 5 और 6। यहाँ माइनस में आएंगे -1 -2 -4 -5, और यहाँ पर भी आप ये लिखना है आपको, ये ग्राफ बना हुआ आएगा, यहाँ माइनस में है नहीं। तो सबसे पहला मान है 1 और x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 1। तो ये x का मान 6 और ये y का मान 1। तो बोलो यहाँ गोला बना कि नहीं बना? इसको आप यहाँ लिखकर यहाँ लिख दो 6 1। अगला मान है 5 और 2, ये 5 है और ये 2, और यहां पर आप लिख दो 5 2। अगला आपका 4 और 3, अगला मान है 3 और 4, अगला मान है 2 और 5। बोलो ये मान आए कि नहीं आए? और मान आने के बाद में आपकी ये ड्यूटी बनती है, इन सब मानों को आप क्या कर दो, एक लाइन में मिला दो, और मिलाने के बाद में हमें एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा ग्राफ का सवाल है ये, और आपकी परीक्षा में 100 में से 100% आने का चांस है। आप बस एक बार प्रयास करो। क्या करो? प्रयास। आपको कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान हम करेंगे। अब वो वही सवाल है, सबसे पहले दिन के आलेख बनाने, ये आपको प्रयास करना है। अगर नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद में बोल रहा है बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले समीकरण। तो आपको ऐसे लिख देना x + y, यहाँ कुछ मत डालना, 2 और 14 से जानी है, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ x का मान और y का मान ये रखोगे तो ये बराबर आ जाना चाहिए 0। किसके बराबर आना चाहिए? 0। तो ये आपको रेखा हो जाना इस प्रकार की। उससे कितनी रेखाएं जानी है? जैसे हमने लिख दिया 2x + 14y, ठीक है कि नहीं है? तो ये हमें इस प्रकार का प्रयास छोटा सा करना पड़ेगा। बहुत ईजी सवाल है। अब ये बिंदु 3 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप यहाँ क्या करो, ये x का मान ये y का मान यहाँ रखो, और रखोगे तो अपने आप आ जाएगा। जैसे 3y x + 7, 3 का मान, एक y का मान कितना है 4, x का मान कितना है 3a, और ये 7, ये 12 है, ये 7 इधर आ गया माइनस का, ये 3a, 12 में 7 गए कितने रहे 5, बराबर 3a, और a का मान निकालना आपको, ये 5/3। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? इस प्रकार इन सवालों को करना है। आप हमसे जुड़े, हमें समय दिया, इस वीडियो को इतना देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।